लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव। शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता, काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज। एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या। जनतेचा कौल कुणाला, भाजपच्या युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला। शय और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ। प्रत्येक गांव आणि शहर हमारे आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का VCN न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम निवडणूक रणसंग्राम 2019 में। मैं हूं शम्स अंसारी और आप देख रहे हैं VCN न्यूज़। आज हमारे साथ शिवसेना के एक रूठे हुए कार्यकर्ता, जो कि शिवसेना की कार्यशैली से नाराज़ होकर पार्टी लाइन से हटकर अपना अलग ही कार्य अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, अमरावती शहर में उनका अच्छा खासा कैडर है, लोगों से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और हम और आप उन्हें नितिन मोहड़ के नाम से जानते हैं, जो कि ज़मीनी तौर पर शिवसेना से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता थे। लेकिन उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि एक समय बाला साहब ठाकरे के मजबूत कंधों पर चलने वाली शिवसेना अब स्वाभिमानी नहीं रही है और शायद इसीलिए वह युवा स्वाभिमान की उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए स्टार प्रचारक का रोल अदा कर रहे हैं। नितिन मोहड़ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर क्या वजह रही कि आप शिवसेना से रूठ गए। देखिए कि शिवसेना मैं जहाँ पे बांद्रा में रहता था, मैं पुलिस अधिकारी भी था। वहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे का बंगला था और मैं काफ़ी करीबी से उनके सब संबंध परिवार को जानता हूँ। और जयदेव ठाकरे जो उनका बड़ा लड़का मेरा अच्छे दोस्त है, वो 8 दिन मेरे घर में अमरावती में रह के भी गए। राज ठाकरे भी आए हैं, उद्धव जी का भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन मैंने देखा, जब मैं बम्बई से 25 साल पहले जब अमरावती में उद्योग डालने आया, तो देखा मैंने पूरा कि शिवसेना के बाला साहब ठाकरे तो ठीक है, लेकिन जो शिवसेना के जो नेता थे उनको विदर्भ के बारे में जीरो प्रेम है। और संपर्क नेता भी मुंबई से आएगा, यहाँ के गरीब भोले शिवसैनिकों के ऊपर दादागिरी करेंगे, उनसे काम करवा लेंगे, वो उनकी मनमानी यहाँ पे आएगी, करेंगे कुछ भी नहीं। तो देखा कि संपर्क नेता भी वहाँ का है, नेता भी वहाँ के हैं। उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे 95 में गवर्नमेंट बनी थी, तो पूरे 10-12 कैबिनेट मिनिस्टर मुंबई के, सिर्फ एक राज्य मंत्री सादा, हमारे को 11 आमदार आने के बाद में भी एक गुलाबराव गावंडे को एक सादा क्रीड़ा राज्य मंत्री दे दिया। राज्यसभा के ऊपर कभी विदर्भ का आदमी को उन्होंने नेता को लिया नहीं, विधान परिषद पे कभी लिया नहीं, कैबिनेट मिनिस्ट्री कभी दी नहीं, नेता पद कभी दिया नहीं, संपर्क नेता पद कभी दिया नहीं। कभी बम्बई के लीडर अमरावती में कभी ये जो संपर्क नेता जो है वहाँ पे बम्बई में उनको बिल्डिंग में कोई पूछता नहीं है। वो लोग यहाँ पे आके दादागिरी, जो बैंक में कारकुन है, जैसे एक थे उन्होंने यहाँ आके, सिर्फ कारकुन थे बम्बई में, यहाँ आके दादागिरी करते थे, उनकी बैग उठाते थे। आज वो बैग उठाने वाले आज एक आमदार की उनके भरोसे पे मिल गई, आमदारी बन गए। तो ऐसे लोग आके यहाँ पे दादागिरी करते थे और विदर्भ के बारे में उनको कोई दिलचस्पी थी ना, विदर्भ का डेवलपमेंट पे उनको कुछ ये था, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। ये बैग उठाने वाले और आमदारी मिल गई, इनसे आपका निशाना कहीं श्रीकांत देशपांडे की? नहीं, श्रीकांत देशपांडे के ऊपर नहीं है। श्रीकांत देशपांडे जुना पुराना है और श्रीकांत देशपांडे आज भी जो है वो उसके खुद बलतुले पे है। बेचारे ने मेहनत बहुत की है, मेरा अच्छा दोस्त है। और मैं जब भी बाला साहब जी के पास जाते थे तो हम साथ में रहते थे, लेकिन उनका शिवसेना का, उनके आमदार की बनने में शिवसेना का 0% हाथ है, ऐसा मेरा बोलना है। जो आमदार बने, आपको मालूम है कौन आमदार उनके भरोसे बने, और खासदार भी जो बने हैं अनंत गुड़े, वो भी
एक रिजर्वेशन में सीट थी और ये ओपन में थे और वो वहाँ पे रिजर्वेशन की सीट खड़ी रहती थी, हालांकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन है, इसके लिए गुड़े साहब आए, अब वो नहीं आ सकते। दूसरी बात ऐसी बात है कि अड़सू जैसे अभी बम्बई के आदमी, बम्बई के नेता है वो, हालांकि उनका मूल गांव है वो सातारा गए, वो बम्बई में जाके उन्होंने यूनियन किया। जब देखा कि बुल्ढाना रिजर्व हो गई और ये जो रिजर्व कैटेगरी के, तो उन्होंने फटाक करके छलांग मार ली, जैसे कि बुल्ढाना में कोई शिवसेना में शेड्यूल कास्ट का या कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था, ऐसा हालांकि थे लेकिन दिए नहीं, खुद आके 3 बार चुन के आए। फिर देखा उधर ओपन हो गई, यहाँ पे रिजल्ट हो गई, तो यहाँ पे आ गए। और शिवसेना के लोगों को, अभी हमारे यहाँ पे शिवसैनिक जो है बेचारे भोले अच्छे हैं, लेकिन ना अभी जब बम्बई के शिवसैनिक देखो, बम्बई का शाखा प्रमुख फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है और यहाँ का उप जिला प्रमुख के पास साइकिल नहीं है, ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे। एक बात बताइए मोहर जी कि जैसे शिवसेना की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक बहुत छोटा था मैं उस वक्त, मुझे बाला साहेब ठाकरे का एक बयान याद आता है कि जब लालू प्रसाद यादव ने बाला साहेब ठाकरे पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने विदर्भ के लिए कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप चारा घोटाले में कई हज़ार करोड़ रुपए खा गए, इतना ही आपको विदर्भ से दर्द है, तो आपने उस घोटाले का पैसा कुछ विदर्भ के किसानों को क्यों नहीं दे दिया। लेकिन फिर भी जो लोगों में एक ये भय सा बना हुआ है कि शिवसैनिक जो है वो विदर्भवादी नहीं है, तो ऐसी क्या मजबूरी है शिवसेना की कि उन्हें विदर्भ का विरोध करना पड़ता है? नहीं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि विदर्भवादी नहीं है शिवसैनिक, उसको महाराष्ट्रवादी बना दिया है। आज भी कोई भी विदर्भ के बारे में अगर मेरे से डिबेट करता है तो मैं उसको हरा सकता हूँ, अड़सू साहब को भी हरा सकता हूँ और गडकरी को भी हरा सकता हूँ। ये जो युति बनी है इतने बदमाश है। देखिए हम लोग विदर्भ के बारे में जब भी मीटिंग लेते थे तब हमारे साथ में विलास मुत्तेमवार रहते थे, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस हमारे स्टेज पे से डायस पे से भाषण करता था, हमारे डायस पे से गडकरी साहब भाषण करते थे, बीजेपी के आमदार भाषण करते थे। इतना ही नहीं तो सुधीर मुनगंटीवार और फडणवीस ने स्वतंत्र विदर्भ के लिए खामगांव से लेके तो नागपुर तक रैली की थी बड़ी, और बड़े बड़े कटआउट्स लगा के वीडियोस लगा के विदर्भ कितना बैकवर्ड रखा है और विदर्भ में ये है, विदर्भ में है, हम लोग विदर्भ अलग करके ही रहेंगे और हम जैसे हम सत्ता में आएंगे तो विदर्भ अलग देंगे बोल के गडकरी जी ने राइटिंग में दिया है। फिर मैंने मुनगंटीवार जी को पूछा, जब वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए, मैं बोला सर अभी आपका विदर्भ का मुद्दा कहाँ गया? अरे नितिन अभी तो मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष बन गया, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं विदर्भ करूँगा तो महाराष्ट्र का, यानी मैं बोला ये तो गुलाटी हो गई, ये तो आप गुलाटी मार रहे हो। तो उनको कुछ लाज धर्म है नहीं। फिर क्यों आए भाई मंच पे? हमारे मंच को तुमने बहलाया, हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास दिया, सब भाग गए। मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि विलास मुत्तेमवार जी भी भाग गए। मेरे पास में वसंत साठे, इनके भी साळवे और इन्होंने जब बनवारीलाल पुरोहित ये सब आए थे उस टाइम में विदर्भ का, लेकिन वहाँ पे सोनिया गांधी जी ने आंखें बंद कर दी तो वो भी भाग गए और फिर ये गडकरी भी भाग गए। तो अभी क्या हुआ कि श्रीहरि ने इन लोग को नॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे को भी नॉलेज बहुत अच्छा है विदर्भ क्यों अलग होना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास में जनता जो है वो आज जनता चाहती है विदर्भ। हमने रेफरेंडम लिया था तो 90%, 95% लोगों ने वोट डाला था कि विदर्भ के बारे में, लेकिन पैसा नहीं है आंदोलन खड़ा करने के लिए। आज लोग चाहते हैं मगर बाहर नहीं आते, ये हमारी। चलिए, आप विदर्भवादी हैं, आप विदर्भ से मोहब्बत करते हैं, विदर्भ के लिए आपने अपनी मूल पार्टी शिवसेना से किनारा कर लिया, लेकिन अब एक बात ये बताइए कि शिवसेना से किनारा करने के बाद जिस एक उम्मीदवार की राह हमवार करने के लिए आप निकले हैं, वह उम्मीदवार अमरावती ज़िला के लिए कितना फ़ायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल 0%। देखिए शिवसेना का कोई भी लीडर विदर्भ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा सवाल शिवसेना के लीडर को लेकर के नहीं है, जिस उम्मीदवार के आप स्टार कैंपेनर हैं उनको लेकर। देखिए वो आपको मालूम है कि रवि राणा ये शुरू से विदर्भवादी है। आपको मालूम होगा कि उन्होंने विदर्भ के लिए रैलीज निकाली थी
और स्वतंत्र विदर्भ के लिए आंदोलन भी किया था। हमारे आंदोलन में वो शामिल भी हुए थे। ये एक पहली बात। दूसरी बात, वो उनका पक्ष जो है वो विदर्भ का ही पक्ष है, खुद का लोकल पक्ष है, जो अब तक तो बडनेरा तक ही सीमित था। लेकिन वो आदमी महत्वाकांक्षी आदमी है, तो उसने थोड़ा सा उसको फैलाया। जैसा कि बच्चू कडू का एक प्रहार है, प्रहार संगठन जो है वो आज जो अपने अपने पाव बाहर जो घुमा रहा है, वैसे ही वो चाहता है। और नवनीत भाभी जी है, वो तो रवि के कहने पे ही चलेगी। और वो भी देखा मैंने विदर्भ के बारे में, उसको काफ़ी अच्छा प्रेम है। अभी काम कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो तो पब्लिक का नसीब है। लेकिन जो हिसाब से वो जो कर रही है, जो यहाँ पे हारने के बाद में भी 5 साल, ऐसा नहीं कि जैसे अड़सू साहब जीतने के बाद में 5 साल आराम से रहे, कभी किधर घूमे नहीं। कोई कोई गांव में तो अड़सू को चेहरा भी दिखाया तो मालूम नहीं पड़ता है। तो लेकिन ऐसा है कि नवनीत राणा का फेस आज भले उनका सिंबल बदल गया, टीवी बदल गया, लेकिन पाना जो है वो पाना 5 दिन के अंदर घर घर में पहुँच गया। ये मैं खुद जब सभा में जाता हूँ, भाषण करता हूँ, संबोधित करता हूँ, तब मेरे को मालूम पड़ जाता है कि जब वो भाभी बोलती है कि मेरा निशानी क्या है, तो सब बराबर एक ही साथ में बोलते पाना। चलिए, रवि राणा नवनीत राणा का सिंबल बदल गया, पाना हो चुका है। टीबी जब सिंबल था, 2 चुनाव टीबी के सिंबल पर एक शख्स जीतता है, लेकिन टीबी की चकाचौंध के अलावा ज़मीन पर कुछ बदला नहीं बडनेरा मतदार संघ में। देखिए, ऐसा है कि एक आमदार आज के डेट में अपना आमदार निधि जो है 100% खर्चा करता है, वो रवि जी ने किया है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि देवेंद्र जी फडणवीस या बोलो सेंट्रल के भले सत्ता में है, वो अपने पक्ष के नहीं होते हुए भी उन्होंने फंड खींचने के लिए उनको सपोर्ट किया, काफ़ी फंड लाया। जैसे कि पीसी अपना पब्लिक PHC सेंटर्स, पानी की टाकियाँ, पानी के ये रोड्स, लोकल रोड्स, इतना है कि आप डेवलपमेंट फैक्ट्रीज लाने में भी उन्होंने ये किया है। लेकिन आमदार की एक लिमिटेशन रहती है। बहुत बड़ा अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से निधि आता है। जैसा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह जैसी आई है, तो उस टाइम में कांग्रेस के राज में आई थी ये जो फैक्ट्री रेमंड वगैरह जो है, बाद में इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और अड़सू जी ने, मैं देखता हूँ कि एक वैगन का कारखाना बोलते हैं, वो तो प्रतिभा ताई ने लाया, सबको मालूम है। एक जो रेलवे स्टेशन है वो भी प्रतिभा ताई ने लाया, ये भी सबको मालूम है। उसके बाद में सियाराम मिल है, उसके बाद में तुम्हारी फिनले मिल है, वो भी उन्होंने लाया। इन्होंने लाया क्या? 2 ट्रेन चालू करना बोलेगा तो 10 साल का ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और आमदार जो है, आमदार इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर में डालते हैं। आप मेरे को बताइए कि पूरे महाराष्ट्र में जो सत्ता में जो आमदार है, कांग्रेस के रहो या बीजेपी के रहो, गोपीनाथ मुंडे की लड़की रहो, उन्होंने अपने मतदार संघ में क्या किया है? आप बताओ। फडणवीस ने अपने मतदार संघ में क्या किया अमरावती, अब नागपुर में फैक्ट। देखिए नितिन जी, हम यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के मतदार संघ में क्या हुआ और पंकजा मुंडे के और दूसरे जो लोग हैं उनके मतदार संघ में क्या हुआ ये जानने के लिए नहीं। हमको आज गरज इससे है कि अमरावती में क्या हो रहा है और अमरावती में क्या होना है और अब तक क्या हुआ है। हकीकत ये है कि एक विधायक को कितना पर्याप्त समय चाहिए, कितने टर्म्स चाहिए अपने मतदार संघ का विकास करने। देखिए, अगर आप सत्ता में हैं तो मेरे हिसाब से 5 साल काफ़ी हो गए उसको सत्ता में रहने के बाद। अगर आप सत्ता में नहीं, अपक्ष है, तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी वक्त लगता है। और दूसरी, क्योंकि अड़ंगे डाले जाते हैं, हमको सपोर्ट करो, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, हमको सपोर्ट करो तो हम तुमको फंड देंगे। फिर अपक्ष आमदार को गांव खेड़े में जाने के लिए, प्रोग्राम्स लेने के लिए फंड्स भी नहीं मिलते गवर्नमेंट से, ये भी एक तकलीफ हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से आमदार जो है वो पर्टिकुलर लिमिटेशन के लिए अपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, भाई जैसे 7 बजे उठे आमदार जी कि भाई हमारे घर में ये हो गया, हमारा ये बीमार हो गया, हमारे गांव में एक छोटा रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, ये छोटे काम के लिए तक कई लोगों ने उसको सीमित रखा है, उसको बाहर के बड़े काम करने दिए नहीं। और बड़े काम करने जाएगा तो जैसा वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्या है कि कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा बना है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं बना है। कारण है उसके लिए कि यहाँ पे कॉटन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। रेमंड का, यवतमाल का अच्छा चल रहा है। यानी वो मेरे को बोलते हैं ना कुछ लोग जो रेमंड के मैं गारमेंट वाला हूँ, मैं भी कपड़े का जानकार हूँ, फैब्रिक से लेके फैब्रिकेशन तक, यानी जो कपास का जो
फाइबर रहता है उससे लेके तो पूरा गारमेंट ये होता है प्रोसेस। ये अगर अमरावती के अंदर ही हुआ तो इतना प्रॉफिट है कम से कम। नहीं तो यहाँ का कॉटन जाता है साउथ में, वहाँ से उसका स्पिनिंग होता है, वो डाइंग होता है, फिर कपड़ा बनता है, कपड़ा यहाँ आता है। ये एक ही हाउस में हो सकता है अमरावती में, और सक्सेस हुआ है। एक बात बताइए, शिवसेना से आपकी निराशा है, शिवसेना से आप नाराज़ हो गए, लेकिन जिस उम्मीदवार का आप समर्थन कर रहे हैं उस उम्मीदवार का एक ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्य पिछले 10 सालों में विधायक रहते हुए भी नज़र नहीं आता। और बडनेरा मतदार संघ की अगर हम बात कर लें ना, तो जो रास्ते विधायक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे टीपी रोड, अमरावती बडनेरा बाईपास, उन रास्तों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर कोई आदमी आधी रात को बाइक से सफ़र करे तो उस पर क्या बीतती है वो वही जानता है, क्योंकि मैं सफ़र करता हूँ। आपकी बात तो बराबर है। देखिए कि जितना फंड आता है उसमें उसका मतदार संघ देखिए बडनेरा कितना बड़ा है, उसमें आप 3 करोड़ रुपए में क्या क्या बनाएंगे, एक बात, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है, लेकिन अगर उसने कुछ भी किया नहीं रहता तो दूसरी बार अपक्ष चुन के नहीं आता था। एक और अपनी इतनी डेयरिंग में देखिए, अगर उसका पब्लिक में रिलेशन नहीं रहता था और जो बेसिक काम अगर नहीं करता था तो उसके वाइफ को डेयरिंग नहीं करता था कि वो अपक्ष खड़ा रहे, अपने पार्टी से खड़ा रहे, और 3.5 लाख वोट उसको मिले, जो कि विदर्भ में। डेयरिंग की बात तो है नहीं, लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ अगर क्राइटेरिया में बैठे। नहीं, बात तो आपकी बराबर है, लेकिन भैया 3.5 लाख वोट मिलना भी बहुत बड़ी बात है। विदर्भ में सबसे ज़्यादा वोट उसके औरत को मिली है। दूसरी बात, अभी भी आप देखो तो मेरे हिसाब से आज विनिंग कंडीशन पे वो है। क्यों है? तो संपर्क है। अगर काम ही नहीं करता था तो लोग हकाल देते थे, खड़े भी नहीं करते थे। लेकिन आप जिस तरीके से शिवसेना से हटकर उनके लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आपको ये विश्वास है कि वो अगर चुनाव जीत के आते हैं तो शिवसेना या बीजेपी की गोद में नहीं बैठेंगे? देखिए, कल तो शरद पवार जी के सामने उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल नहीं, और शरद पवार जी ने, अनिल देशमुख ने उनको वार्निंग दिया है। लोगों के दिल में है ये बात, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पब्लिक के सामने वो बोल रहे हैं कि और राष्ट्रवादी की कोटा में की, कांग्रेस के कोटा में की सीट नहीं है, तो शरद पवार जी ने जो भाई विश्वास उनके ऊपर डाला है, उसको विश्वास को अगर वो तड़ा देंगे तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगा, ये तो पक्की बात है। दूसरी ऐसी बात है कि इसके पहले जो शिवसेना के जो आमदार थे, वो भी बडनेरा एरिया के धाने पाटिल और वंडेरे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जीरो। मैं क्योंकि मैं अभी 25 साल से रह रहा हूँ, तो वो हिसाब से अगर नवनीत जी ने भी अगर ऐसे ही काम किया गड़सू जैसा, तो बिल्कुल मैं अगले इलेक्शन में आपको दिखूंगा, मैं उसके भी खिलाफ में रहूँगा। मैं तो काम चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है, उससे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि वो काम करेगी ये मतदार क्षेत्र के लिए। अगर नहीं करती है तो डेफिनेटली आई विल बी द अपोजिट लीडर फ्रॉम हर साइड, उसके बाजू से, और डेफिनेटली आई विल अपोज हर या कैंडिडेचर। मैं ऐसा नहीं है कि आज मैंने काम किया, तो मैंने अरसू के पहले इलेक्शन में मैंने काम किया था अरसू जी का, और उन्होंने काम का तो हमको पावती तो दिया ही नहीं, भले हमको पावती नहीं चाहिए, लेकिन हमने काम करने के बाद में वो किया ही क्या। लोगों को खुद के शिवसैनिक नाराज है, बड़े बड़े उनके अनंत गुड़े से लेके अभी वो दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे नाराज है, ये मेरे को मालूम है, मैं अंदर से सब कुछ जानता हूँ, और पूरे टोटली नाराज है। इतना अपने खुद के आदमी लोग को संभाल नहीं सकता है। आज जो पदाधिकारी है उनको कौन सा क्राइटेरिया पे बनाया? कोमल बोथरा जो पूरा कांग्रेस का आदमी था, उसको तुमने स्वीकृत नगर सेवक लिया, और क्या लोग क्या बेवकूफ़ है कि क्यों लिया? आके बताए आपके टीवी के सामने, पूछिए उनको कि उन्होंने कोमल बोथरा को क्यों किया, क्यों है ये जो तुम्हारे जिला प्रमुख है उनकी क्या क्राइटेरिया में किया आपने? शहर प्रमुख क्या क्राइटेरिया? दिगंबर ढाके जैसे, संजय बंड जैसे, गुड़े जैसे लोगों को तुमने साइड लाइन करके एक डिवाइड एंड रूल जैसा अंग्रेज लोग करते वैसा करके आपने 10 साल निकाल लिए पूरे। ये बात मेरे को जमती नहीं है, और इसके लिए मैं अरसू जी के खिलाफ में गया हूँ। और कल अगर ऐसा नवनीत भाभी भी करती है तो डेफिनेटली मैं उनको 5 साल में सलाह तो दूंगा, भाभी जी आप यहाँ गलत हो, भाभी जी आपको ये करना पड़ता है। अगर उसके बाद में भी भाभी जी ने नहीं सुना तो शायद यू विल फाइंड मी हर अपोजिट। एक आखिरी सवाल कि जिस परिवार का अमरावती शहर के सारे ही राजनीतिक घरानों से विवाद है, जिसका कभी कोई स्टैंड क्लियर नजर नहीं आता, जो परिवार कभी किसी एक जगह पर स्टैंड पर खड़ा नहीं होता,
उस परिवार पर जिला की जनता विश्वास क्यों करे? कौन सा परिवार की बात करें आप? जिस कैंडिडेट का आप समर्थन करें। कहाँ परिवार है आप बताइए? कि रवि राणा और रवि भाभी परिवार हुआ ना? नहीं तो फिर आप मेरे को बताइए कि वो एक राजनीतिक परिवार ही हो गया। परिवार हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप मेरे को बोलेंगे तो अरसू ने अपने लड़के को लाने का कारण क्या? पायलट है, उसने अपने लड़के को आमदार किया। मैं वो नहीं पूछ रहा सर आपसे, मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यही है एक आखिरी, कि जो परिवार का स्टैंड बदलता रहता है, जैसे हम बोलते ना हलते रहता है, उनकी जगह हमेशा चेंज होती रहती है। उनका ये भी भरोसा नहीं है कि वो आज रात को जो बोल रहे हैं कल सुबह उस पर कायम रहेंगे। तो अमरावती की जनता विश्वास कैसे करे? मेरे को आप जो बोल रहे हैं कि वो एक परिवार से नहीं है, एक परिवार से जुड़ते नहीं, ऐसा बोलना है आपको कि उनकी एक बात दूसरी दिन अलग हो जाती है? यही मेरा आपको मेरे को आप एग्जाम्पल तो बताइए, खाना कौन सा है उन्होंने ऐसा उल्टा किया है? एग्जाम्पल देख लीजिए, वो कभी बीजेपी के करीबी हो जाते हैं, दूसरे दिन कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, फिर तीसरे दिन वो कभी बोल देते हैं कि मातोश्री में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मैं मातोश्री से डायरेक्टली कनेक्ट हूँ। बहुत सारे उनके ऐसे दावे और वादे रहते हैं जो कि मन में शंका पैदा करते हैं। नहीं, वो शंका तो मेरे में भी दिल में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट आमदार को अगर गांव में उसके मतदार संघ में फंड खींच के लाना है, काम कराना है लोगों के, तो किधर ना किधर तो उसको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, अपनी मोरल जो ये है वो भी बदलना पड़ता है, उसका खुद का एथिक्स भी थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ता है। तो ये तो होता है बॉस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जनता को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जनता को समझ में आता है, क्योंकि आपको जैसा आपको समझ में आया तो वैसा हमको भी समझ में आता है, लेकिन अपक्ष लोगों की ये मजबूरी रहती है। लेकिन मैंने देखा है कि जो बीजेपी में रहने वाले भी कांग्रेस के पास जाते थे पहले, और कांग्रेस के गवर्नमेंट के लोग आमदार कोई अभी बीजेपी के यहाँ पे भी जाते हैं काम लेने के लिए। वो तो एथिक्स जो है काम के लिए तो बहुत एथिक्स तो सब बाजू में रखते हैं, बिजनेसमैन भी बाजू में रखता है, मीडिया भी बाजू में रखता है। मैं तो बोलूँगा मीडिया भी बाजू में रखता है। जो अपना स्वार्थ जो छोटा मोटा स्वार्थ रहता है उसके लिए थोड़ा एथिक बाजू में रखा जाता है। बैंक भी रखती है, बिजनेसमैन भी रखता है, बड़ा पॉलिटिशियन भी रखता है, सीएम रखता है, पीएम रखता है, मीडिया रखती है। वो तो आपको वो तो दिखता है। वो तो जितना आप समझदार है कि ये ज़्यादा ही एथिक्स बाजू में रख रहा है, ज़्यादा ही नालायक है, तो बात अलग है। थोड़ा तो करना पड़ता है और उसके लिए आपको माफ़ी देनी पड़ेगी। थोड़ी नालायकी है ये समझ? नहीं, नालायकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी नालायकी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी एथिक्स जो बाजू में रखना पड़ता है वो आपको थोड़ा सा, जिसको समझ में आता है, ज़्यादा ही करेंगे तो फिर आदमी लोग जो अरसू का ये हाल होने वाला है वैसा हो जाएगा। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। एक विवादास्पद छवि के बीच एक विवादास्पद परिवार को सहारा देने उनके स्टार कैंपेनर के तौर पर नितिन मोहड़ जी जान से मेहनत लगाए हुए हैं। खुलकर के अपना पक्ष भी रख रहे थे, खुलकर के अपना आक्षेप भी जता रहे थे, बातों बातों में यह चेतावनी भी दे रहे थे कि जिन मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया जा रहा है अगर वह पूरे नहीं किए गए तो 2023 में हमारा ही विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन विरोध तब होगा जब 23 मई को पिटारा खुलने के बाद यह नतीजे स्पष्ट होंगे कि किसके हाथ सत्ता का ताज लगा है, किसके हाथ अमरावती का राज लगा है। लेकिन इन सब के लिए इंतज़ार करना है 23 मई का। हमारे इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए VCN न्यूज़ GTPL सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 72 और UCN के सेटअप बॉक्स 81 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शम्स अंसारी, राहुल टेकाड़े के साथ, अमरावती। लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव। शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता, काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज। एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या। जनतेचा कौल कुणाला, भाजपच्या युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला? शय और बात के इस खेल में
किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ। प्रत्येक गाव आणि शहर हम आ रहे हैं आपकी समस्या जानने के लिए। महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती।